हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पार्थ एकेडमी। मैं हूं श्रद्धा तिवारी। एंड जैसे कि मेरा पहले हम लोग सीरीज चला रहे थे कि 2 क्लासेस उसकी हो भी चुकी हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो। तो आज हमारी क्लास 3 है और मैं आज आपको भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के पार्ट 2 लेने जा रही हूँ, क्योंकि पहला पार्ट मैंने ले लिया है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यकाल है और उसको 30-20 मिनट में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि हमको डीप में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को डीप में पढ़ेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं, वरना सिर्फ वन लाइनर पढ़ना होता तो हम चीज़ें क्लियर हो जाती, ठीक है। लेकिन मैंने इसको पार्ट 2 में अभी शायद अगर आज भी कंप्लीट नहीं होता तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी, ठीक है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों के विलय क्रम को बताइए, ठीक है। विलय क्रम का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने अपनी विलय नीति लगाई थी, कैसे राज्यों को हड़प लिया करते थे वो, तो मैंने आपको बता चुकी हूँ उसके बारे में। तो आज का विलय क्रम बताने वाली हूँ, क्योंकि विलय क्रम का मतलब ये है कि कैसे कौन पहले लिया गया, कौन आखिरी लिया गया और बीच में कैसे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसका आज मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे पहला हमारा लिखा हुआ है सतारा, ठीक है। तो ये कौन सा सिद्धांत था जिससे हमारे ये हड़प की नीति स्टार्ट है? व्यवकत का सिद्धांत था। और इसे किसने लिया था? ये लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने ये सिद्धांत लाया था। तो देखिए पहला क्या है हमारा? पहला हमारा है सतारा, ठीक है। सतारा कब किया गया था? 1848 में, क्योंकि 1848 में ये सिद्धांत लाया गया था और सबसे पहले इसी को ही हड़पा गया था। और ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। और दूसरा है फिर जैतपुर एवं संबलपुर। जैतपुर और संबलपुर को किया गया था 1849 में, ठीक है। और इसका मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आप गूगल पे डालेंगे ना तो इसके अलग अलग बहुत ज़्यादा, कहीं उड़ीसा दिखाएगा, कहीं बिहार दिखाएगा, कहीं उत्तर प्रदेश दिखाएगा, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। तो ये है 1849 में। एंड थर्ड है इसका बरघाट, ठीक है। वैसे बरघाट नहीं कहेंगे इसको, बघाट होता है वैसे, ठीक है। तो बघाट कहाँ पर है? बघाट का किया गया था 1850 में, ठीक है। और ये जगह कहाँ पे है? HP, मतलब हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और फिर हमारा क्या था? उदयपुर है। उदयपुर किया गया था, उदयपुर का किया गया था 1800, इसका भी 1850 ही था, लेकिन इसके बाद किया गया था। फिर झांसी, उदयपुर आपको पता ही है राजस्थान में है। इसके बाद हमारा झांसी है। झांसी के बारे में कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि झांसी की रानी के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं किस तरह की उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो झांसी को किया गया था 1853 में। ऐसे ये 1800 को करेक्ट कर लीजिएगा, शायद 1851 में, ठीक है, 1851 में, ठीक है। नागपुर को किया गया था 1854, ठीक है। करौली को भी किया गया था 1800, इसको 1855 में। एंड अवध सबसे लास्ट हमारा ये व्यवकत के सिद्धांत का इसी को लिया गया था, और ये इसको किया गया था 1856 में, ठीक है। अवध का जो इलाका है वो आपको लखनऊ के इलाके, पूरा जो सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, ये सब पूरा अवध के ही इलाके में आया करता था, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि अवध को किस सिद्धांत पे लिया गया था ये इसी सिद्धांत के अंतर्गत, लेकिन इसको लिया गया था कि यहाँ के जो राजा हैं वो अच्छे से राज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको प्रशासन के ही नीति को करके इसको ले गया था। चलिए ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन, ठीक है, हाँ, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, ठीक है, बिछाई गई थी। तो वैसे तो ये हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था उस समय पे, क्योंकि आज जो
थोड़े से ही वक्त में ही सारा बड़े बड़े काम हो जाते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं, बहुत दूर तक सफ़र कर लेते हैं बहुत थोड़े से वक्त में। ये इन्हीं के शासनकाल में जो हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, बट इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था, हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि ये व्यापार करना चाहते थे, ये हमारे यहाँ की चीज़ें अपने यहाँ भेजना चाहते थे, ठीक है, अपने सैनिकों को मतलब कोस्टल एरिया पे लगाना चाहते थे ताकि इनसे कोई भी जो मतलब चीज़ें आ पाएँ ताकि इनकी रक्षा हो सके, ठीक है, इसलिए किया था इन्होंने। तो कौन था, तो मैंने जैसे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग एंड लॉर्ड लिटिल, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर है। चलिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसका आंसर कौन है। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। क्योंकक्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है ना, प्रथम रेलवे लाइन, ठीक, ये किया गया था 1853 में, ठीक है। और जो लॉर्ड डलहौजी रहे हैं ये रहे हैं 1848 से लेकर के 1856 था। क्यों? क्योंकि अभी तक तो मैंने अभी बताया व्यक्तिगत जो सिद्धांत था वो 1848 में आया था और लास्ट अवध को ही हड़प लिया गया था तो 1856 में उसको, और तो यही टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड में ये हुआ था। तो इससे बहुत आइडिया लग जाता है, अगर आपको ये पता है और ये पता है तो चीज़ें इसी से ही बहुत मोस्टली चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। हमको रटना नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट यहीं से आते हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने रट लिया, इतना आ गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमको ये रटना, ये याद होना ज़रूरी है, ठीक, कि कब हुआ था, कब आए थे, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी है। तो इन्होंने ये क्यों किया था, मैंने आपको बताया है कि क्यों किया था। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रथम रेलवे लाइन कब चलाई गई थी, किसके बीच चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी। और इसका सर्वाधिक विस्तार देखो इन्होंने चला दिया, ठीक है। तो इन्होंने जब उनके काम हो गए होंगे, अपना सारा काम इन्होंने करने लगे, लेकिन विस्तार कब हुआ था, इसका विस्तार हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे पर्सन थे ना, पहली बात तो इनका कार्यकाल भी थोड़ा बड़ा ही है और इन्हीं के कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हमारे, कि 1900 से लेकर के, ठीक है, 20वीं शताब्दी में जो कुछ भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई ना, इन्हीं के ही कार्यकाल में जाकर के हुई, ठीक है। बंगाल विभाजन, ठीक है, और ये सूरत अधिवेशन, जो कुछ भी ये सब चीज़ें हुई ना, लड़ाई झगड़ा सब कुछ, ये इन्हीं की ही देन है जो हमारा बंगाल आज हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, जो बंटवारा हो चुका है जिसका, ठीक है। तो इन्हीं के ही सर्वाधिक कार्यकाल में ये चीज़ हुई। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाएंगे कि विस्तार बताइए, तो इनका नाम ले लीजिएगा, और पहली किसमें लगाई गई तो लॉर्ड डलहौजी का नाम लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। ये बहुत अच्छा था, जिसने भी ये किया वो बहुत, क्योंकि ये जो लेकर आए थे, ये इसके बारे में जिसने संगीन मामला इसको समझा था। पता है इन्होंने क्या किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका मामला सबसे पहले उठाया था। जैसे सती प्रथा किसने उठाई थी, राजा राम मोहन राय ने, उसी प्रकार के विधवा पुनर्विवाह किसने उठाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने क्या किया था, देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, कोई उठा देता है बट उसको कोई खुद पे लागू करे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। इन्होंने क्या किया था, एक वाक्य इनके लिए सब लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने बेटे की शादी, ठीक है, एक विधवा से करा दी थी। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, आवाज़ तो बहुत लोग उठाते हैं लेकिन उसको अपने घर में ही काम करना, उसको लागू करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत फेमस हो गए थे। तो उन्होंने क्योंकि अपने बेटे की शादी उन्होंने, जो कि उनका बेटा शादीशुदा नहीं था, तो उनको विधवा से ही उसकी शादी करवा दी थी। तो ये उन्होंने उठाया था मुद्दा। तो किसके शासनकाल में किया गया था, तो आपको मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग। तो आप बताइए किसके शासनकाल में कराया गया था, ठीक है। वैसे मैं आपको इसको बता दूं कि ये कराया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इसको किया गया था, बट कहीं कहीं आपको जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दो आपको नाम दिखाई देगा, एक लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है, एक लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ही इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि 1856 में इसको किया गया था, ठीक है, 1856 में, एक सेकेंड, ठीक, हाँ, 1856 में इसको किया गया था। 1856 में अभी आपको मैंने बताया कि लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से 1856 पे है, लेकिन 1856 में करने का मतलब ये नहीं कि वो रहे होंगे, क्योंकि पारित करना और इसके बाद उस लागू करना, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने चलो ठीक है कर दिया, इसके बाद उसको पूरे राज्य में लागू करना वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था, तो इन्हीं का नाम आता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, ठीक। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत, ठीक है,
इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे, क्योंकि अब मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया सती प्रथा, तो सती प्रथा भी पूछ ली जाती कि किस नियम के तहत, तो नियम 17 था, ये क्या है, नियम 15 है, ठीक है। और जिसमें क्या होता था, इसको विवाह को वैध मान लिया गया था, वैध मान लिया गया था, और उससे जो उत्पन्न बालक हुआ करते ना उनको भी वैध माना गया, ठीक है। और इसके बाद इसमें काफी लोगों ने काम किया है, तो उनके नाम मैंने बता ही दिए हैं, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबसे पहले उसमें आता है, और एक उसमें थे विष्णु शास्त्री जो कि पश्चिमी भारत से रिलेटेड थे, और एक थे इसमें दो केशव चंद कर्वे, ठीक। इनका नाम भी बहुत फेमस है, इनका नाम तो मान लीजिए आप कम भी सुनते हैं, लेकिन इनका नाम और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कर्वे 1899 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। विधवा आश्रम की स्थापना कहने का मतलब ये है कि जैसे जो विधवाएं हुआ करती थी, भाई आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो सब हो नहीं जाते हैं कि सबने अपने बेटों की शादी यहाँ से करवा दी, और इतनी जल्दी देखिए किसी चीज को लागू करना, हमारे भारत में इतनी कुप्रथाएं थी, ठीक है, और सबको एकाएक लागू कर पाना, सबको सही कर पाना बहुत मुश्किल का काम था। आज भी यही हालत है, लेकिन चीजें हैं जो दिमाग में जिसके बैठ गया तो उसे बैठ जाता है, ठीक है। तो उस समय पे क्या क्या था, उनकी पढ़ाई, उनका रहना खाना सब दूभर हुआ पड़ा था, इसलिए इन्होंने क्या किया, 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, ताकि जितनी भी विधवाएं हैं वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएं, ठीक है। तो अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो जैसा हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का इलाहाबाद घोषणा पत्र में क्या क्या उद्घोषित हुआ था। तो इसके दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि कब हुआ था, तो मैंने ये क्वेश्चन में ही डाल रखा है, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को, और ये कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यही से निकल जाते हैं कि अगर छोटे छोटे आ भी जाते, बहुत पता है क्वेश्चन के कुछ भी कहने लायक नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स, और आपको यही सब तो बातें ध्यान रखनी है इसमें कि कैसे क्या क्वेश्चन के टाइप्स बनते हैं, ठीक है। तो ये तो दो क्वेश्चन ऐसे निकल आए। अब क्या क्या हुआ था, क्योंकि जो अभी तक चलता आ रहा था वो कौन शासन कर रहा था, वो कंपनी शासन हम पे कर रही थी, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश संसद थी वहाँ से देख रही थी कि कहती कंपनी तो हमें कुछ दे ही नहीं रही है, भेजा इसीलिए इसको गया था कि आप इंडिया पे जाइए और जो कुछ भी फायदा वो लेकर आइए, आपको इससे हिस्सा दे दिया जाएगा, लेकिन वो सारा हिस्सा खुद रख रही थी, कुछ भी उनको नहीं मिल रहा था। तो ये जब आए, क्योंकि और आपको ये पता ही है कि जो 1857 में क्रांति हो गई थी, ठीक है, मैं उसके ऊपर में एक वीडियो पूरा बनाऊंगी, उसके क्वेश्चन भी, उसके टॉपिक के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके बाद उसी का ही नंबर है, उसी टॉपिक का। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी ना, उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने संज्ञान लिया कि अब तो हमें इंडिया जा करके ये कंपनी का शासन को खत्म करके अपने अंडर में सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके अगर इस तरीके से चलता रहा तो सारे भारतीय तो बहुत नाराज हो जाएंगे, ठीक है। और आप आए हो 200 व्यक्ति या 300 लेकर के, और हमारे लोग इतने सारे हैं, तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी कहने लायक नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति सब लोग देख चुके थे। तो इसलिए वो आई और इन्होंने काफी कुछ घोषणाएं की थी कि ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, ताकि भारतीयों का विश्वास जीत सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया था, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इन्होंने किया था कि क्षेत्रों की सीमा विस्तार की समाप्ति, ठीक है। और फिर दूसरा हमारा ऑप्शन ये है स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान का संरक्षण, ठीक है। और फिर है हमारा केवल 1, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन तो पीसीएस में, ठीक है, और आरओ के एग्जाम में, क्योंकि अभी आने वाला है हमारा पीसीएस का जो एग्जाम है वो 24 अक्टूबर को है, और हमारा जो आरओ का एग्जाम लगा हुआ है 5 दिसंबर को लगा हुआ है, तो ज़्यादा समय नहीं है, देखा जाए तो बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है स्पेशली, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने दो बातें रखी थी, एक क्षेत्रों की सीमा विस्तार की समाप्ति और एक स्थानीय राजाओं के अधिकार, क्योंकि उस दोनों ही दांव पे लगे हुए थे। जब कंपनी का शासन चल रहा था दोनों ही दांव पे लगे हुए थे, क्योंकि दोनों अपना विस्तार करने में लगी हुई थी कंपनी, हमारे कुछ ख्याल ही नहीं था, सब हड़प लिया करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन, तो बताइए आप इसमें क्या है आंसर आपका। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें आंसर आपका ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो मैं जैसे बता दूं कि से ऑप्शन मैंने इसमें से एक ऑप्शन और होना चाहिए, ठीक है, दोनों मैंने रखा नहीं इसमें से, क्योंकि केवल एक तो है नहीं, क्योंकि दोनों ही बातें हैं इसमें, तो केवल दो भी नहीं है, तो मैंने एक ऑप्शन में ऑप्शन राउंड रख दे रही दोनों, ठीक है। तो दोनों, इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही इन्होंने कहा था कि आप हम दोनों की रक्षा करेंगे अब, ठीक है। तो जैसा आपको मैंने इसमें डिस्कशन है ये बात कि इस घोषणा के तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है
कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। और लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ये भी थे कि ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आएंगे, बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो इसमें घोषणा में ये भी कहा गया था कि जब आज अभी जो गवर्नर जनरल बनते ना, उनके स्थान पे अब भारत का वायसराय कहा जाएगा, उनको एक नया नाम दे दिया गया। तो बाकी इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि अब कुछ, ठीक है, तो ये हुआ था। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें ये भी कहा गया था कि जो व्यक्ति के सिद्धांत पे बात कही गई थी ना कि अपना पुत्र नहीं होगा तो हम राज्य हड़प लेंगे, इसमें ये बात को दोहराया गया कि मतलब हटाया गया, दोहराया क्या गया, हटाया गया कि अपने पुत्र के स्थान पर अब वो दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसको हटा दिया गया था ना कि मतलब कि अब आप गोद नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपका ही बच्चा होगा तभी आप राज चला सकते हो आगे। तो इसमें इसका खंडन किया गया और इसको स्थापित किया गया कि अब आपका अगर बच्चा खुद का नहीं है तो आप अपने राज्य में गोद लेकर बच्चे को राज आगे बढ़ा सकते हो। तो ये वैसे तो देखा जाए तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। ठीक है, और फिर से इन्होंने किया कि आपको जो 1858 में जब महारानी विक्टोरिया आई थी हमारे भारत में, तो इनको साम्राज्य घोषित कर दिया गया था। अब भारतीयों को एक चीज और बता दी गई कि अब आपका लीडर कौन होगा, महारानी विक्टोरिया होंगी। अभी तक कौन था, इनको सिर्फ कंपनी के ही लोग पता थे कि जो हमारे यहाँ आए हुए हैं यही हमारे लीडर है। बट अब इनको पता चल गया है कि कौन हमारी, बताइए, ब्रिटेन में रहने वाली महारानी विक्टोरिया अब हम पे शासन कर रही हैं। तो कोई अच्छी बात नहीं, बस हमको ये एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें बढ़ती रहती है, हमको याद करना पड़ता है। तो बस ये है कि भारत के साम्राज्य घोषित किया गया और 1877 में इनको एक दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। इसमें इनको कैसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि कैसरी हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, तो महारानी विक्टोरिया को दी गई थी। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी। ऐसे जनगणना का समय आ चुका था, ठीक है, लेकिन कोरोना ने सारा समय बर्बाद कर दिया, क्योंकि हर एक 10 ईयर में, एक दशक में जनगणना होती ही होती है। भारत की जनगणना 2011 में हुई थी, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन अभी तक आते हैं, और 2021 में होनी थी बट हो नहीं पाई। तो वही जनगणना का क्वेश्चन है कि सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी किसके शासनकाल में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। जैसे कि ऑप्शन में है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में और लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। इस जो ऑप्शन में रखे ना चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके कार्यकाल में इतने अच्छे इनके पर्सपेक्टिव से काम हुए ना, इन्होंने इतने अच्छे काम किए। उसमें से ये जो हैं लॉर्ड रिपन, ये तो हमारे भारत के पर्सपेक्टिव से भी अच्छे थे, ये अपने पर्सपेक्टिव से तो कम ही अच्छे रहे हैं, और ये तीनों तो बहुत इन्होंने काम किए हैं। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये काम हुआ था, प्रथम जनगणना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, 1872 में। ठीक है, बट नियमित जनगणना कब से स्टार्ट होने लगी थी। ये नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। नियमित जनगणना पूछी जाए तो लॉर्ड रिपन आएगा, और कब से स्टार्ट हुई थी, ये 1881 से स्टार्ट हुई थी। और अगर प्रथम जनगणना पूछी जाए, ठीक है, प्रथम जनगणना पूछी जाए तो आप 1872 लेंगे, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दोनों मैंने समझा दिए हैं, आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि जो भारत के जनगणना लॉर्ड मेयो कब तक रहे हैं, 1869 से 72 के कार्यकाल में, और ये 72 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल नियमित जनगणना, तो मैंने जैसा आपको बताया था वही सीरीज में है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। वैसे तो देखा जाए तो सही ही हुआ, इतना अब किसी के ऊपर आप करोगे तो कुछ भी हो तो आपको मारा तो जाएगा ही। अब इतने अच्छे लोग मारे जाते हैं तो फिर इनका कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी गई थी, और ये पूछा जाता है कि किस वायसराय की हत्या उसके ही शासनकाल के दौरान कर दी गई थी, वो शासन कर ही रहा था तभी कर दी गई थी। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार में गए हुए थे घूमने, ठीक है, दौरे पे निकले हुए थे,
और वहाँ पे कोई अपराधी होगा और इन्होंने देखा होगा उसने और इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। एक बार क्या मतलब क्वेश्चन काफ़ी तरीके से आता है, जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन तो मान लो एक बार आया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आया कि कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या उसके ही शासनकाल के दौरान हुई। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ही नहीं, इसके शासनकाल में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे ये मैंने आपको बताया तो वही है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ठीक, स्थानीय स्वायत्त शासन आपको पता है क्या होता है? जो आज हमारे आप देख रहे हैं नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब देख रहे हैं, ये इन्हीं की ही देन थी। अभी मैं आंसर आपको बताऊंगी तो ये था, क्योंकि देखिए क्या होता है, इतना बड़ा भारत और सबको उसके अधिकार देना, सबको एक सुविधाएं पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो इन्होंने ये कैसे ही बहुत अच्छे थे, इनका नाम मैं इसीलिए सही कह मतलब इनके बारे में मैं सही बात बोल रही हूँ, क्योंकि अंग्रेज ही थे। तो क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने सही काम किया था। इन्होंने कम से कम ध्यान तो दिया कि वहाँ भी कुछ लोग रहते हैं, नहीं तो सब लोग अपने अपने लगे रहते थे। तो इन्होंने बताया कि नगर पालिकाओं को अगर हम लोग गठन कर देंगे तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं या फिर जो हर एक छोटे छोटे कस्बे तक चीज़ें पहुंच पाएंगी। ठीक है, एक हमने प्रतिनिधित्व दे दिया, जैसे एक गांव का एक बना दिया मुखिया, दूसरे गांव का एक मुखिया बना दिया, ताकि सबका एक अलग अलग काम बांट दिया, वो अपने गांव का कर देगा काम। तो इसलिए इन्होंने किया था, ये है, इसको कहते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन। तो इसको किसने प्रोत्साहित किया था? तो जैसे कि क्वेश्चन मैंने ले, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा ये है, ऑप्शन हमारे ये लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड लिटन, तीसरा है लॉर्ड रिपन एंड चौथा है लॉर्ड डफरिन। सबके अपने अपने काम हैं। वैसे लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर नहीं है। मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि आप एलिमिनेशन पे ध्यान दिया कीजिए कि ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऑप्शन इतने पास पास के होते हैं ना कि समझ में आता अच्छा ये था क्या, ये था क्या। तो आप इसमें भी ध्यान दिया कीजिए। अब सारी बातें लॉर्ड कैनिंग तो कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है मैं आपको बताऊंगी, इसको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर ये हो नहीं सकते। लॉर्ड लिटन तो मैं अभी बता दूं बहुत बेकार वायसराय थे ये। ठीक है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन ये इसके बाद के हैं, तो इसको बता देंगे इन्होंने क्या क्या किया था। लॉर्ड रिपन, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इनके बारे में जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस हैं, इन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि ये भारत का स्वर्ण युग था। जब ये शासन कर रहे थे उस समय भारत का स्वर्ण युग चल रहा था। इतनी बड़ी बात कहना बहुत आम बात नहीं होती है, क्योंकि देखिए अकबर के बारे में भी कहा जाता है, जैसे जहांगीर के शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि वो चित्रकारी के स्वर्ण युग, तो इसी तरीके से ये भी थे। ठीक है, तो इनके इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे इन्होंने। इनके एक बहुत सारे मैं आपको बताऊंगी, इसके अभी क्वेश्चन मैंने रखे हुए, तो आपको पता चल जाएगा इन्होंने अच्छे अच्छे इनको बारे में अच्छा इनकी क्यों कही जा रही है। तो इसलिए तो चलिए इनका आंसर तो ये मैंने बता दिया है। चलिए इसका आंसर देखिए, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया था, जैसे, और ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के भी ले हैं। इनका टाइम पीरियड मैं बताऊं तो इनका टाइम पीरियड था, यहाँ लिख देती हूँ, रिपन का जो टाइम पीरियड था वो था 1880 से 1884 तक। बस 4 सालों तक ही रहे और 4 सालों तक इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, और मतलब इसलिए इनको मतलब वहाँ से ब्रिटिश संसद से भी काफ़ी बार इनके लिए आया कि आप हमारे हैं कि इंडिया के हैं, वहीं रह करके इंडिया के तो नहीं हो गए हैं, काफ़ी बार इनके लिए आया, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसमें मैंने बता दिया। और इसके बाद इन्होंने 1882 में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर कमीशन का भी गठन किया था। बताइए, ये इंडिया के बारे में इतना सोचते थे उस समय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कि इन्होंने कमीशन का भी गठन कर दिया था ताकि शिक्षा व्यवस्था हमारी सही हो सके। ठीक है, और ये तो बता ही दिया हमने कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसके लिए संज्ञान लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट है ये। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल की घटना है? ऐसे इल्बर्ट बिल विवाद मैं बता दूं पहले तो कि ये विवाद था क्या। ठीक है, ये विवाद आया था 1884 में। ठीक है, अब तो मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में पहले क्वेश्चन आपको बताया कि रिपन का शासनकाल क्या हुआ था 1880 से 1884। तो अब तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर।
किसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो मैं बता दूं लॉर्ड रिपन ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इस तरीके से आंसर देखे जाते हैं कि अगर आपने शासनकाल पे ध्यान दे दिया तो फिर आपको अगर ये याद है और शासनकाल याद है तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको विवाद बता दूं कि ये था क्या। इल्बर्ट बिल विवाद ये था कि जिस उस समय पे न्याय, क्योंकि न्यायिक संगठन की स्थापना मैंने आपको बता ही दिया है कि किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो जब ये हो गया था तो उस समय पे न्यायाधीश वगैरह जो थे वो हमारा जो भारतीयों का जो केस हुआ करता था ना वो तो लड़ लिया करते थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है अपने लोगों का ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। अगर दोनों मान लीजिए भारतीय और यूरोपियन कोई गलती की है तो भारतीयों को सजा दे दिया करते थे, ठीक है, यूरोपियों को कम सजा दिया करते, तो पक्षपात किया करते थे। चलिए ये बात चलिए ठीक है, कोई भी है अपना करेगा ही। बट क्या होता है जब भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों का कोई भी केस देखते थे तो देखने नहीं दिया जाता था। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारा देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन अगर हम उनका देखने लगेंगे तो उनको दिक्कत थी। और क्या करते थे कि ये इतना उनके पास ज्ञान नहीं है, ये इतना उस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ये सब किया करते थे। तो ये इसीलिए विवाद का मतलब ये है कि जब ये बिल लाएगा ना, कौन लेकर आया था ये बिल? लॉर्ड रिपन ही लेकर आए थे। लॉर्ड रिपन ने कहा था कि ये बिल ला देंगे तो आप जो भारतीय हैं वो यूरोपीय लोगों का भी केस देख लेंगे। बट ये विवाद इसलिए हो गया क्योंकि जब भाई जाहिर सी बात है ब्रिटिश लोग गुस्सा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो नहीं करने देंगे ऐसा काम। तो फिर विवाद हो गया, ड्रामा हो गया, बवंडर खड़ा हो गया पूरा। तो इसीलिए इसको विवाद कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लिख दिया है, तो आप अगर आपको ना पता हो तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन, सारे जितने मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में अधिग्रहण किया गया था, ठीक है। इस फैक्ट्री अधिनियम के तहत क्या था, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब वो नहीं आते छोटे मोटे क्वेश्चन के बस अच्छा ये कब हुआ था वो कब हुआ था, अब 20-20 से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको सारा डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों के काम करने पर रोक, ठीक है, रोक लगा दी गई कि अब इससे कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेज अपने फायदे के लिए छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों में लगा दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि मशीन खरीद लाए थे, वहां पे औद्योगिकरण हो ही गया था, सारी मशीन यहाँ पे आग ला के रख दिए। तो सारा जितना भाई हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी थी, कॉटन था, सब कुछ था, सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ थी। तो जितने भी कच्चा माल करते थे वो सारा बनवाते थे और सारा भेज दिया करते थे। तो छोटे हो उनसे क्या मतलब, अपने लोग थोड़ी ना थे, तो इसलिए तो उस पर रोक लगा दी गई। एंड देन फिर क्या 7 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों की कार, इसका अब अच्छा बाहर क्लिक कर दें। हाँ अच्छा, इतना बड़ा आ गया था तो मुझे अभी आया था कहीं मतलब नहीं थोड़ा सा यहाँ से मैं बता दूंगी फिर से, आप तो इसको मैं नहीं दोबारा कर दूं भैया। हाँ अच्छा ठीक है। तो 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। आप सोच सकते हैं ये प्रावधान किया गया था, इसका मतलब ये सब था नहीं, ये सब बताइए मतलब 12-12 घंटे, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने रात दिन काम कर रहे थे, तभी तो ये प्रावधान लाया गया। तो सोच सकते हैं आजकल के हम बच्चे बेचारे इतने छोटे छोटे बच्चे और इतनी देर रात तक काम करते हैं, तो ये सब काम किए गए थे, ठीक है। तो इनको प्रतिदिन 9 घंटे कर दिए गए और महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान कर दिया। अब बेचारे 4 दिन रिलैक्स हो सकते थे, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस अधिनियम को गला घोट अधिनियम भी कहा जाता है? ऐसे तो मैं इसको अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस अधिनियम को कहा जाता है, क्योंकि इतने अधिनियम है हमारे यहाँ, सिर्फ एक को ही गला घोट क्यों कहा गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार आया, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, कई बार पेपर में आया वो क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को और बहुत अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन भी अभी दूंगी मैं कि किस कहा गया। तो जैसे काफ़ी हमारे हैं, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881, फिर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम 1891, ठीक है।
तो इसका मैं पहले आपको बता दूं कि दो थे इस वक्त पे, ये 1878 और 1881, जो 1884 मैं बता दूं कि लॉर्ड रिपन, ठीक है, और थे लॉर्ड लिटन। दोनों सिमिलर थोड़ा नाम लगते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन था। सबसे पहले ये आए थे लॉर्ड लिटन। कब आए थे ये? 1876 से 78, सॉरी 80 तक, ठीक है। और जो रिपन थे वो मैंने बता ही दिया था आपको, फिर से मैं लिख देती हूँ, 1880 से 1884, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, ऐसे मिलाया कीजिए। भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आया होगा? फिर जाहिर सी बात है 76 से 80 तक रहे हैं तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया होगा। प्रथम फैक्ट्री एक्ट मैंने अभी बताया आपको, रिपन में, क्योंकि 1881 है ये। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में आया तो लॉर्ड लिटन के ही शासनकाल में आया होगा। ऐसे चीजें कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ यही याद कर लेंगे ना, मैं जब आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगी तो आपको काफी चीजें से क्लियर हो जाएंगी और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्वेश्चन वाइज तो मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि कुछ अभी एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं करा रही हूँ। बाकी अगर आपको यही सिर्फ याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर ये है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878। था क्या, ऐसा क्या था इसमें कि इसको गला घोट अधिनियम कहा जाता है? इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जितने भी मतलब न्यूज़पेपर काफ़ी उस समय भी चलन पे थे, क्योंकि इतने हमारे यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हो चुके थे पहले, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था, ठीक है, कि अंग्रेज हमको एज अ सिर्फ हमारा अधिशोषण करने आए हुए हैं, इनका कोई हमसे कोई काम नहीं, हमको एकदम अच्छा बनाने के लिए नहीं आया। क्योंकि इस समय देखा जा रहा था कि यूरोप बहुत प्रगति कर रहा था, तो इन लोगों ने सोचा, पहले भारतीयों को यही लग रहा था कि वहां से आए हैं तो जैसा उनका प्रगति कर रहा है वैसे हमारा इंडिया भी प्रगति करने लगेगा उनके अगर शासनकाल में चलेगा तो। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी बात चीजें पता चलती गई तो पता चला कि ये लोग तो हमें लूटने आए हुए, इनका कोई भी हमसे प्यार लगाव कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमको लूटने ही आए हुए हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि देखो इन्होंने बहुत चीजें, पुलिस जैसे कि व्यवस्था कर दी थी, ठीक है, तो किसने की थी? कॉर्नवालिस ने किया था। तो अब चीजें फ्रीडम रही नहीं गई थी, कहीं आप जाकर किसी से कह नहीं सकते हो, आप मतलब वो नहीं कर सकते हो, जैसे उनका विरोध नहीं कर सकते हो चार आदमी को खड़ा करके, मतलब बहुत कुछ चीजें थी। तो ये लोग सोचते थे कि हम क्या कर दें, मैगजीन कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि आखिर क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो बहुत सारी चलाई गई पहले तो, जो भी जहाँ रहता था, बंगाली में, मराठी में, जहाँ जो रहता था उसने अपना चलाया। बट जब देखा अंग्रेजों ने कि मतलब इससे तो बहुत विरोध बढ़ रहा है हमारे प्रति, लोगों के मन में बहुत गुस्सा उमड़ रहा है, मतलब कि नहीं हम तो, उसको सब पता चल जा रहा है कि अब तो गलत हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ये प्रेस अधिनियम ला करके इन्होंने ये बता दिया कि अब आप अपने लैंग्वेज में मैगजीन नहीं छाप सकते हो। अब आपको जितनी भी आपने मैगजीन छाप रखी सारी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। उस समय भी इंग्लिश, आज भी थोड़ा सा कभी कभी टफ हो जाती है इंग्लिश, उस समय इंग्लिश में कहा गया कि आप सारी जितनी मैगजीन नहीं उन्होंने हटाई थी, कि आप मैगजीन बंद नहीं किया था उन्होंने कहा सारे आप सारे में ट्रांसलेट करवा दीजिए इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया कि अब गला घोट भाई किसी को इंग्लिश में रातों रात, तो एक था भी मैगजीन जो रातों रात पब्लिश की गई थी, ट्रांसलेट कर दी गई थी, तो उसके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जरूर वो क्वेश्चन रखूंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसको गला घोट कहा गया था कि आप अपने लैंग्वेज में कोई बात कह ही नहीं सकते हो। और आधे अब देखिए जो पढ़े लिखे लोग थे, जो यूरोप में जाके पढ़ाए थे, उनको तो इंग्लिश आती थी, लेकिन आम जनता को थोड़ी ना इंग्लिश आती थी, ठीक है। अभी काफी लोग हमारे गाँव वगैरह में भी हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपर इंग्लिश आती ही नहीं है, वो मोबाइल तक प्रॉपर नहीं चला पाते हैं, चीजों को फंक्शन नहीं जान पाते, तो वो इंग्लिश की ही तो कमी है। अब बताइए तब के जमाने में आम जनता को क्या इंग्लिश का पता, तो इसीलिए इसको ये कहा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? मैंने अभी आपको बताया, अभी आपने ध्यान से अभी वीडियो देखी होगी पूरी, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। अब आप बता दीजिए कि हंटर कमीशन कब आया था, ठीक है। 1878 में, 1884 में, 1881 में, 1882 में, ठीक है। 1878 में अभी मैंने आपको बताया, तो देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको कि 1878 में क्या आया था, भारतीय सशस्त्र अधिनियम। भारतीय सशस्त्र अधिनियम पता है क्या था? भारतीय सशस्त्र अधिनियम ये था, मैं डिस्क्राइब करते चलूं, भारतीय सशस्त्र अधिनियम ये था कि अब कोई भारतीय अपने जो शस्त्र हुआ करते थे बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते थे,
उनको ये डर था ना कि अगर खरीद लाए और इसके बाद फिर कहीं कुछ हुआ तो तुरंत मार दिया हमको, तो इसलिए उनको डर था। तो अब जाकर लाइसेंस ले लेंगे तो उनको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे ये गया हुआ है, तो उनको ये पता रहता, तो वो सतर्क रह जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये सख्त अधिनियम लाया था कि अब बिना कोई भारतीय बिना लाइसेंस के कोई भी बंदूक हो गया, कोई भी हथियार नहीं रख सकता था। ये अधिनियम ये था। मैंने 1878 दिया है आपको, तो वही ये क्वेश्चन है कि 1878 में क्या आया था, सख्त अधिनियम आया था। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन कई तरीके से आपको तैयार हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ऑप्शन रख रखे हैं। ठीक है, अधिनियम 1884 में क्या था, 1884 में आपको अभी बताया मैंने, इल्बर्ट बिल विवाद था। इल्बर्ट बिल विवाद सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं मैंने, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद 1881 में क्या आया था, ये आया था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, जिसमें छोटे बच्चों को मना कर दिया गया था, 7 वर्ष से कम जो बच्चे थे। ठीक है, तो ये है फैक्ट्री अधिनियम। ठीक है, और इसके बाद हमारा लास्ट, तो आप देख ही चुके हैं सारे, तो समझ में आ गए कौन सा अधिनियम किस में आया था। तो बचा यही, तो इसका मतलब हंटर कमीशन 1882 में ही आया था। और किसने लेकर आए थे, ये लॉर्ड रिपन ही लेकर आए थे, क्योंकि 1882 है, मैंने कार्यकाल इनका बताया ही था। तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट किया कीजिए आप। रिलेट जब तक करेंगे नहीं तब तक चीज़ें बहुत कंफ्यूजन में हो जाती हैं। तो हंटर कमीशन में पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो मैं बार बार डिस्क्राइब नहीं करूँगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज हमारी कांग्रेस है वो ये वाली कांग्रेस नहीं है, ये उसका नाम मत ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारे राजनेता अभी भी बोलते हैं ना हमारी कांग्रेस तब की है जब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, वो वाली कांग्रेस नहीं है, ये अब चेंज हो गई थी कांग्रेस। इंदिरा गांधी के समय पे ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रह गई थी, उन्होंने अपना खुद से दोबारा स्थापना की थी। तो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी तो आपको बता दूंगी, वैसे ये कांग्रेस अलग है, वो ये वाली जो अभी प्रेजेंट टाइम पे कांग्रेस वो अलग है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी थी उस समय पे, वो इसलिए पड़ी थी क्योंकि आपको पता है बहुत सारे भारतीयों की चीजें हुआ करती थी जिसका कोई मतलब प्रॉपर जगह नहीं थी कि अपनी हम बातें जाकर किसी से कह सके, कोई नहीं था। अंग्रेज अपने में लगे रहते थे और अंग्रेज हड़का के भगा देते थे कि अरे नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं नहीं सुन पाऊंगा अभी तुम्हारी बात, मैं अपने में ही बिजी हूँ। ठीक है, वो अपनी बातों में सब बिजी हुआ करते थे। तो अब बहुत भारतीय बहुत परेशान हो गए थे उस वक्त पे। ठीक है, आम जनता की बात नहीं कर रही हूँ, जो प्रमुख थे हमारे यहाँ के, जो अफसर लोग थे, जो मतलब जो प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने उनकी बात कोई नहीं सुना करता था। तो उन्होंने मिल करके, कई लोगों ने मिल करके सोचा कि हम लोग क्यों ना एक मंच बना लें। ठीक है, एक ऐसे बना लें ताकि एक ऑफिस टाइप का, मतलब एक मंच टाइप का, जिसमें हम आम जनता की बातों को सुन सके, क्योंकि अंग्रेज तो सुनने से रहे। और इसके बाद हम एक मंच बना लेंगे, सारी बातें यहाँ पे, सारी शिकायतें जो भी जिसकी प्रॉब्लम होगी हम सारी चीज़ें इनकी सुन लेंगे, और इसके बाद जितनी भी शिकायतें होंगी जा करके उनको इकट्ठा जाके पकड़ा देंगे, भैया ये आप कर दीजिए, ये सही कर दीजिए, वो सही कर दीजिए, क्योंकि एक एक करेंगे तो वो वैसे भी नहीं सुनने वाले। ठीक है, तो इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी, इसकी स्थापना की थी, आप इसको आंसर देख लीजिए। पहली बात तो मैंने 1885 लिखा, तो लिटन का मैंने शासनकाल बताया ही था आपको कि 1876 से 1880 थे। तो जाहिर सी बात है ये तो हो ही नहीं सकते, चलिए इसको कट कर दीजिए आप। ठीक है, इनका शासनकाल में बता दूं, ये 1899 से 1905 तक रहे हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में भी ये नहीं लाई कर रहा, तो ये भी नहीं हटा दीजिए। चलिए ठीक है, भी हटा दीजिए। इनके जो शासनकाल है, इनका भी शासनकाल आपका जो है वो 1890 से 1894 या समथिंग कुछ ऐसे ही आई कर रहा, मैं बता दूंगी आपको। वैसे फिलहाल ये, क्योंकि इन्हीं के जो लॉर्ड लैंसडाउन थे, इन्हीं के ही शासनकाल में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम आया था 1891 का। ठीक है, तो ये, तो इसका आंसर मैंने बता दिया, शासनकाल से ही आप रिलेट कर लीजिए। मैंने आपको बताया ना सबसे अच्छा तरीका यही होता है रिलेट करने वाला, एलिमिनेट करने वाला। सबसे अच्छा तरीका, या तो आपको एकदम रटा हो
अगर ना रटा हो तो ये इससे बेटर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने ही के शासनकाल में ही किया गया था। और किया किसने था ये? ठीक है, ये इसको किया था A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस मंच की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ मैंने आपको सारे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी बता दीजिएगा कि कैसे पॉलिटी के अगर मैं क्लासेस लेने वाली हूँ जल्दी ही, और ज्योग्राफी की भी लूँगी, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मैं सारे क्वेश्चन दूंगी आपको, जितने भी, अभी इसका एक पार्ट 3 भी बनाऊंगी आपको। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो नहीं पाए हैं अभी एग्जाम से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा अभी, तो चलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे आप वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे लोगों तक पहुँचेगी, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।